जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की शिफ्ट में कहां से क्वेश्चन आए, किस टाइप के क्वेश्चन आए, जीएस में, इंग्लिश में, रीजनिंग और मैथ में, साथियों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और आपके आने वाली शिफ्ट में साथियों किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये भी हम लोग आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो ठीक है ना साथियों, तैयार हो जाइए अपने आने वाली शिफ्ट को साथियों क्रैक करने के लिए। मेरा मानना है कि अगर इन सभी क्वेश्चंस को आप देख लेते हैं तो आपका यहां से मैक्सिमम पोर्शन साथियों बनेगा आपके एग्जाम का। तो बहुत अच्छे तरीके से इन सभी क्वेश्चंस को देखिएगा, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन डिक्टो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो पहला सवाल है कि तारे किससे बने होते हैं। देखिए, तारे जो होते हैं ना साथियों, तारे ये किससे बने होते हैं, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब साथियों क्या हो सकता है। चलिए, तो अगर आपका जवाब यहां पर हाइड्रोजन और हीलियम है तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही आपका जवाब है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सबसे ज्यादा जो तत्व है वो कौन सा पाया जाता है। वो साथियों कौन सा पाया जाता है, हीलियम आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या हीलियम आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। यानी कि ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम ये दो सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों, आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा कि हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ब्लैक रॉक रेगिस्तान ये कहां पर स्थित है, तो ये तो साथियों यूनाइटेड स्टेट में स्थित है, यानी कि आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी कि अमेरिका में है ये। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है, तो यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए मैकमोहन रेखा आप लोग यहां ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि 24वीं समानांतर रेखा जो है ना, ये किसके किसके बीच है, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच है साथियों, ये भारत और पाकिस्तान के बीच। डुरंड रेखा की जब हम बात करते हैं ये साथियों पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है। क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। रेड क्लिफ की अगर बात करते हैं तो ये भी साथियों भारत और पाकिस्तान के बीच है, तो ये जानकारी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए राजस्थान किस रिजर्व के लिए जाना जाता है, तो राजस्थान साथियों तांबा रिजर्व के लिए जाना जाता है। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पास हुआ, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 1905 की जब हम बात करते हैं तो भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, 1905 में पारित हुआ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि जबलपुर शहर जो है ना ये किस नदी के तट पर है। साथियों ये सवाल आपसे बनेगा। साथियों यहां पर अगर बात करते हैं एसएससी एमटीएस का आपका जो एग्जाम है, यानी कि अगर आपका मान लीजिए अभी तक एग्जाम नहीं हुआ या आपका एग्जाम कल है, परसों है या उसके बाद है, तो मैं आपको साथियों दो प्रकार की पीडीएफ दे रहा हूं। ये जैसे एग्जाम में पेपर में साथियों सवाल पूछे जा रहे हैं उसके आधार पर साथियों ये दोनों पीडीएफ आपकी तैयार की गई हैं। तो यहां पर तो आपको साथियों 10 प्रैक्टिस पेपर दिए जा रहे हैं। इनकी प्रैक्टिस करके आपकी तैयारी इतनी हो जाएगी कि आपकी जो आगामी शिफ्ट है साथियों उसमें आप धुआं कर दो, पेपर आप साथियों क्रैक करवा लो। और उसके अलावा जीएस में आपका स्कोर अप होना इस बार बहुत जरूरी है, इसलिए करंट अफेयर के साथियों आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथियों पीडीएफ भी जाएगी। तो ये दोनों पीडीएफ आपको सिर्फ 45 रुपए में मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में साथियों लिंक है एसएससी एमटीएस पीडीएफ करके, उस लिंक पर जब आप साथियों क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक साथियों क्यूआर कोड दिया जाएगा। उस क्यूआर कोड पर साथियों क्या आप करेंगे, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करके इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। अब यहां पर जबलपुर किस नदी के तट पर है, तो ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि बैंक दर यानी कि बैंक रेट शब्द का मतलब क्या होता है, मुझे बताइए। तो अगर आपसे एग्जाम में ये चीज आ जाए तो गैर अनुसूचित बैंक के द्वारा नहीं साथियों, निजी क्षेत्र बैंक के द्वारा नहीं, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के द्वारा नहीं साथियों, हाँ केंद्रीय बैंक के द्वारा वाणिज्यिक बैंक को दिए गए अपने ऋणों पर लगाई जाने वाली ब्याज दर को क्या कहा जाता है साथियों, बैंक दर कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो धीरे धीरे साथियों आप देख रहे हैं कि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपके सामने से अब गुजरे। कह रहे कि कौन सा कथन भारत के बैंकों के संदर्भ में सही नहीं, यानी कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से कथन भारत की बैंकों के संदर्भ में सही है। तो मोबाइल एटीएम सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक ने पेश किया, बिल्कुल सही है कथन है। पूरे भारत में एसबीआई की सर्वाधिक शाखाएं हैं, ये भी कथन बिल्कुल सही है। इलाहाबाद बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक है, ये भी बिल्कुल सही है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का निजी बैंक है, नहीं साथियों भारत का केंद्रीय बैंक है। ये आपका राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी वाला कथन गलत है।
और गलत है तो यही आपका क्या होगा, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी ये किस पर अधिरोपित किया जाता है, मुझे बताइए। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आंसर आप बताएंगे, बताइए। उस गंतव्य पर जहां वस्तुओं या सेवाओं की खपत होती है, मैं कहूंगा बिल्कुल पहला पड़ा और पहला ही आंसर हो गया, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस पर अधिरोपित किया जाता है, तो उस गंतव्य पर अधिरोपित किया जाता है जहां वस्तुओं या सेवाओं की खपत होती है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि औरंगजेब के संबंध में कौन कौन से कथन सही हैं। तो उसे आलमगीर के नाम से जाना जाता था, मैं कहूंगा बिल्कुल औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता था। सत्ता के लिए अपने संघर्ष में औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को लड़ाई में निर्णायक रूप से हराया, बिल्कुल। अपने पिता को आगरा में अपने ही महल में नजरबंद कर दिया, बिल्कुल साथियों, दोनों कथन बिल्कुल सही है। वह शाहजहां और मुमताज महल का दूसरा पुत्र था, नहीं साथियों, वह शाहजहां का, ये आपका गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा तो मैं कहूंगा यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा 18वीं शताब्दी के मध्य में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, बिल्कुल साथियों, औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का एक तरीके से पतन ही हो गया था। उसके बाद देखिए बाबर की आत्मकथा जिसका नाम है बाबरनामा, ये किस भाषा में लिखी गई है, तो ये तो साथियों तुर्की भाषा में लिखी गई थी, राइट आंसर आपका डी के साथ जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि आईने अकबरी किसने लिखी। यह 16वीं शताब्दी का विस्तृत दस्तावेज है जिसमें सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन, एक आसान सा क्वेश्चन को कितना लेंथी बना के आपसे पेश किया जा रहा है। क्वेश्चन मैं आपको कई बार करवा चुका हूं कि आईने अकबरी किसने लिखी थी, तो आपने 100 बार बताया साथों अबुल फजल के द्वारा ही आईने अकबर लिखी गई थी, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया, बढ़ा चढ़ा कर लिख दिया गया। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो चार मीनार साथियों कहां पर है, मैं कहूंगा हैदराबाद में। कहां पर है साथियों चार मीनार, हैदराबाद में है। उसके बाद देखिए किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, तो मैं कहूंगा श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। 1937 में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन किया गया था, यानी कि सबसे पहली बार जो किसी गांव में कांग्रेस का अधिवेशन किया गया था वो फैजपुर में किया गया था, ये आपको मालूम होना चाहिए, 1937 में किया गया था। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था, बिल्कुल सही। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था, तो आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए पटना में किया गया था इसका सबसे पहले आयोजन। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट 1919 में इनमें से किसे शामिल किया गया था, मुझे बताइए। चलिए, तो भारतीय वस्तुओं पर प्रतिबंध, रॉलेट एक्ट 1919 में क्या भारतीय वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, मैं कहूंगा नहीं, यह काम तो नहीं हुआ था। सुनवाई के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत एवं प्रेस की सेंसरशिप साथियों हो गई थी, मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों, यानी कि किसी को कभी भी कहीं भी गिरफ्तार किया जा सकता था, यही था साथियों रॉलेट एक्ट, और इसको काला कानून भी कहा गया है। क्या कहा गया है, इसको काला कानून भी कहा गया है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है साथियों आपकी स्क्रीन पर, देखिए इस सवाल को और बता दीजिए कि सही जवाब इस क्वेश्चन का साथियों आखिर क्या हो सकता है, फटाफट आपको यहां पर बताना है। चलिए, तो यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं कि जलियांवाला बाग की घटना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि जलियांवाला बाग के घटना के संबंध में कौन कौन से कथन सही है। जलियांवाला बाग की घटना चौरी चौरा की घटना के बाद हुई थी क्या, चौरी चौरा की घटना के साथियों बात हुई थी, मैं कहूंगा नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है, जिसमें प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया। ठीक है, यह घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, बात तो बिल्कुल सही है, जब जनता जलियांवाला बाग में एक सभा में एकत्रित, ये सही लग रहा है, ये सही हो जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें जलियांवाला बाग की घटना मार्च 1919 के रॉलेट एक्ट का परिणाम था, जिसमें सरकार को बिना मुकदमे के किसी भी को भी कैद करने के अधिकार में दिया गया। तो बिल्कुल साथियों जो जलियांवाला बाग हुआ था ना, वो एक तरीके से साथियों 1919 के रॉलेट एक्ट के परिणाम था, उसके विरोध में किया गया था। ब्रिगेडियर जनरल डायर ने बिना किसी को सूचित किए एकत्रित लोगों पर गोलियां चलवा दी थी, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये भी सही है, मैं कहूंगा गलत ये वाला है, गलत ये वाला है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आपके एग्जाम में साथियों करंट अफेयर के जो सवाल हैं उनको भी आप लोग एक बार देख लीजिए, जो पूछे जाना है आपसे, जो पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं, मुझे बताइए।
तो इनका नाम है साथियों हरेंद्र सिंह, और हरेंद्र सिंह को ही राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच बनाया गया है। लोकपाल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं साथियों, तो इनका नाम है अजय माणिकराव खानविलकर, और इनको ही लोकपाल का नया अध्यक्ष बनाया गया है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। इदाशिशा नोंगरांग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया? तो अगर बात करें, ये मेघालय की महिला पुलिस महानिदेशक बनी और पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है। इनका नाम है इदाशिशा नोंगरांग। तो ये सभी इंपॉर्टेंट वाले साथियों करंट अफेयर के क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए, जून 2024 में किसे राज्यसभा में सदन का नया नेता नियुक्त किया गया था? तो मैं कहूंगा जेपी नड्डा इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि जून 2024 में राज्यसभा में सदन का नया नेता नियुक्त किया गया था जेपी नड्डा साहब को। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन। उसके बाद देखिए, ये भी रिपीट हो गया भाई। अगला सवाल, तो अब आपके सामने साथियों यहां पर इंग्लिश के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। कौन से क्वेश्चन साथियों? इंग्लिश के क्वेश्चन आपके सामने शुरू हो चुके हैं। यहां पर अगर साथियों बात करते हैं, पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि आपके सामने जो एक वर्ड है इसका आपको बताना है सिनोनिम क्या होगा। तो यहां पर अगर माइहम की अगर बात करें साथियों, इसका मतलब क्या होता है? फटाफट आप लोग यहां पर मुझे बतला दीजिए। चलिए, तो इसका मतलब होता है साथियों अशांति। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साथियों अशांति, इसका मतलब हो जाएगा। तो इसका एक ऐसा मीनिंग आपको बताने जिसका मतलब होता है अशांति। मैं कहूंगा साथियों चॉस की अगर बात करते हैं, इसका मतलब होता है अशांति, क्योंकि रेबल का मतलब होता है साथियों विद्रोही, ऑर्डर का मतलब आदेश, और प्लंडर का मतलब क्या होता है साथियों? लूटना होता है। तो मैं कहूंगा जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। तो अब आपने देखे साथियों 1 से लेकर 25 तक सामान्य ज्ञान प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चन जैसे आपके एग्जाम में पूछे गए थे। अब आप लोग देखेंगे साथियों 26 से लेकर पूरे 50 तक, यानी कि तकरीबन 25 क्वेश्चन आप लोग देखेंगे इंग्लिश के। जैसे आपके क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, पूरी संभावना है इन क्वेश्चंस की। तो मेरा मानना है साथियों इन सभी क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। कहेंगे सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि जो आपका हम्बल लिखा हुआ है ना, हम्बल का आपसे सिनोनिम पूछा जा रहा है। हम्बल का मतलब क्या होता है साथियों? जो बहुत अच्छे स्वभाव का होता है, बहुत नम्र स्वभाव का होता है, उसको कहते हैं हम्बल है। तो इसका सिनोनिम साथियों म्यूट होगा। म्यूट का मतलब बिल्कुल चुप, एकदम मौन। र्यूड की अगर बात करें, र्यूड का मतलब होता है असभ्य। लाउड का मतलब क्या होता है? लाउड का मतलब होता है साथियों तारीफ, प्रशंसा, ये भी नहीं होगा। मीक की अगर बात करते हैं, मीक का मतलब भी वही होता है जो साथियों यहां पर हम्बल का मतलब होता है। तो मैं कहूंगा हम्बल का सिनोनिम क्या हो जाएगा साथियों? मीक हो जाएगा, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए, अब आपको बताना है साथियों ईडियम का मीनिंग क्या होगा, यानी कि कीप इन टच आपसे पूछ दिया जा रहा है, और कीप इन टच का आपसे पूछा जा रहा है कि इसका सबसे पहले तो ये बताइए साथियों मतलब क्या होता है। देखिए, अगर किसी से आप कांटेक्ट बनाए रख रहे हैं, यानी कि किसी से आप संपर्क बनाए रख रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं क्या? मैं कह सकता हूं कीप इन टच। क्या कीप इन टच कह सकता हूं? तो अब आपको बताना है कि इसका मीनिंग कहां पर है। तो बी सिंसियर नहीं, सर्च क्लोजली नहीं, मेंटेन कांटेक्ट बिल्कुल साथियों कांटेक्ट को मेंटेन रखना, यानी कि कांटेक्ट को बनाए रखना ही एक तरीके से कहा जाता है कीप इन टच। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर। अब देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अगर बात करें, यानी कि गिविंग ऑर्डर इन ए मैनर दैट परमिट्स नो रिफ्यूजल। ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा साथियों और मुझे बताइए, यानी कि गिविंग ऑर्डर, ऑर्डर दिया जा रहा है दैट परमिट्स नो रिफ्यूजल, जिसको मना नहीं किया जा सकता। यानी कि कोई भी इंसान है, कोई भी सरकार है, एक ऐसा ऑर्डर दे रही जिसको आप मना ही नहीं कर सकते। तो ये क्या है? ये तो साथियों तानाशाही है। कोई भी अगर कोई काम करता है, कहता है ये तुम करोगे, मना नहीं करोगे, तो ये तो तानाशाही कहलाई जाएगी। तो तानाशाही को इंग्लिश में क्या कहा जाता है साथियों? डिक्टेटोरियल कहा जाता है। इसलिए अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए गिविंग ऑर्डर इन ए मैनर दैट परमिट्स नो रिफ्यूजल, इसको साथियों डिक्टेटोरियल, क्या डिक्टेटोरियल इसको कह सकते हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए इस क्वेश्चन को और मुझे बताइए कि आपका जवाब साथियों यहां पर क्या हो सकता है। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो आप सभी लोग लाइक कर दीजिए, और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे साथियों आपके ये समझ लीजिए पेपर हो रहा है या अभी अगर कुछ दिन आपके बाकी हैं पेपर में, तो मैं कहूंगा डट के पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साथियों इस वक्त जो आप पढ़ाई करेंगे ना वो स्मार्टली पढ़ाई कहलाई जाएगी, क्योंकि बिल्कुल एग्जाम जैसा आ रहा है अगर आप वैसे ही पढ़ाई करें, क्योंकि एग्जाम से पहले तो भाई पता ही नहीं होता है कि कैसा एग्जाम आ रहा है, कहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन अभी तो आपको पता है। तो आप अभी मेहनत से पढ़िए। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इसमें से कौन सा वर्ड आपसे गलत है ये आपको यहां पर बतलाने। देखिए
अगर यहाँ पर साथियों फैटल की बात करते हैं तो फैटल का मतलब होता है घातक, और इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। टैकल की अगर बात करें तो टैकल साथियों इसका मतलब तो है, पहले मैं आपको इसकी स्पेलिंग बता देता हूं, TA क्या CKLE। टैकल का मतलब होता है साथियों उलझना। टैकल का मतलब क्या होता है? उलझना होता है। तो इसकी स्पेलिंग सही नहीं है, सही नहीं है तो ये क्या होगा? यही आपका बिल्कुल सही जवाब है। मेटल की अगर बात करें, मेटल का मतलब होता है धातु, और ब्रूटल का मतलब होता है जिसके जो क्रूर व्यक्ति होता है ना, उसको कहते हैं भाई ब्रूटल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, खाली जगह में आपको बताने कि इसमें से कौन सा साथियों वर्ड आ सकता है, बताइए। कह रहे कि वी हैव डिसाइडेड टू गो ऑन ए लॉन्ग विद ट्रैवल आवर फ्रेंड्स, या पैसेज, ठीक है, पैसेज आवर फ्रेंड्स, या विजिट, या ड्राइव आवर फ्रेंड्स। तो यहां पर मेरा मानना है ड्राइव वर्ड आना चाहिए, यानी कि वी हैव डिसाइडेड टू गो ऑन ए लॉन्ग विद ड्राइव, ठीक है, लॉन्ग विद ड्राइव आवर फ्रेंड्स, ये होना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। तो अब आपको बताना है साथियों इडियम यानी कि मुहावरे का मतलब क्या होगा, बताइए। तो टू बियर फ्रूट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए, बियर फ्रूट का मतलब होता है जिसके मान लीजिए जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है, जो भी आपका एक तरीके से परिणाम आ रहा है वो अच्छा परिणाम आए, यानी कि वो पॉजिटिव अगर आपका रिजल्ट आ रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, तो उसको क्या कहा जा सकता है साथियों? उसको टू बियर फ्रूट उसको कहा जा सकता है। यानी कि टू एक्सेप्ट द ट्रुथ नहीं, टू बी क्रिएटिव नहीं, टू प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट बिल्कुल साथियों, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, इस इडियम का मीनिंग हो जाएगा। टू बियर फ्रूट का मीनिंग क्या हो जाएगा? टू प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अब आपको बताना है साथियों सिनोनिम बताना है, किस वर्ड का, अट्रैक्ट वर्ड का आपसे यहां पर सिनोनिम पूछा जा रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए सिनोनिम अट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, तो अट्रैक्ट का मतलब होता है साथियों क्या? आकर्षित करना। आकर्षित करना, तो इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है आकर्षित करना? रिपेल का मतलब होता है साथियों पीछे हटना। क्या पीछे हटना? तो ये तो इसका सिनोनिम होगा नहीं। डिस्गस्ट की अगर बात करते, कहते नहीं भाई ये तो बड़ा डिस्गस्टिंग है, तो मैं कहूंगा इसका मतलब होता है घृणा, घृणात्मक, घृणा। प्रिवेंट की अगर बात करें, प्रिवेंट का मतलब होता है साथियों किसी चीज को रोकना। इंटाइस की अगर बात करें, इंटाइस का मतलब भी वही होता है साथियों कहीं ना कहीं लुभाना या आकर्षित करना। तो मैं कहूंगा अट्रैक्ट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? इंटाइस हो जाएगा, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि कौन से वर्ड की स्पेलिंग आपको सही लग रही है, मुझे बताइए। तो मैकेनिज्म कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है? नहीं, ऐसे लिखा जाता नहीं। मैकेनिज्म साथियों जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ना, ऐसे लिखा जाता है, इसलिए आंसर आपका जाएगा सी के साथ। साथियों जो आपकी मैंने जीएस पढ़ाई थी ना, उसमें बैकग्राउंड आप अलग देख रहे होंगे, लेकिन जो साथियों इंग्लिश में आपको पढ़ा रहा हूं इसमें बैकग्राउंड थोड़ा सा अलग है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करेंगे साथियों। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, अब आपसे एंटोनिम यहां पर पूछा जा रहा है कि ऑकवर्ड का एंटोनिम क्या होगा। बहुत सारे लोग साथियों ऑकवर्ड बोलते हैं, कहते नहीं यहां पर मुझे बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, यानी कि बहुत अजीब सा यहां पर मुझे लग रहा है, तो अजीब कह सकते हैं। या मुझे यहां पर बहुत वैसा भद्दा सा लग रहा है, तो भद्दा भी कह सकते हैं। आपको बताने कि इसका उल्टा क्या होगा। भाई अजीब लग रहा है यानी कि मुझे बहुत सुंदर लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो बल्कि होगा नहीं साथियों, बल्कि मतलब बड़ा होता है। अनईजी मतलब होगा, अनईजी मतलब भी नहीं होगा साथियों। उसके अलावा इंटेलिजेंट भी नहीं होगा। ग्रेसफुल हो, ग्रेसफुल का मतलब होता है कहीं ना कहीं सुंदर। ग्रेसफुल का मतलब क्या होता है साथियों? अच्छा। तो मैं कहूंगा ऑकवर्ड का एंटोनिम क्या हो जाएगा? ग्रेसफुल हो जाएगा, और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि एंटोनिम आपसे पूछा जा रहा है कैपेसिटी का, सॉरी कैपेसिटी नहीं बल्कि कैप्टिविटी, कैप्टिविटी का एंटोनिम क्या होता है, मुझे बताइए। सबसे देखिए जैसे कि मान लीजिए गुलामी, जिसको हम लोग कह सकते हैं गुलामी या दास वगैरह कह सकते हैं ना, तो इसको कहा जाता है कैप्टिविटी। अब आपको बताने इसका उल्टा क्या होगा। इसका उल्टा साथियों आजादी हो जाएगा। तो आजादी का इंग्लिश मीनिंग कौन सा है साथियों? फ्रीडम है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। कहे जाने के स्टडी ऑफ डिसीजेज, यानी कि रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो रोगों के अध्ययन को साथियों इसको देखा जाए तो इसको रोग निदान भी कहा जाता है। तो रोग निदान की इंग्लिश इसमें से कौन सी है? टेलीपैथी, पैथोलॉजी, एम्पैथी या एंटीपैथी, मुझे बताइए। तो अगर बात करें पैथोलॉजी के, आपका राइट आंसर होगा, मैं कहूंगा बिल्कुल स्टडी ऑफ डिसीजेस को जो कहा जाता है वो पैथोलॉजी कहा जाता है। ये आप सभी लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। अरे भाई एम्पैथी थोड़ी ना होगा, इसका मतलब तो सहानुभूति होता है। एंटीपैथी भी नहीं होगा, इसका मतलब घृणा होता है, ठीक है। और टेलीपैथी का मतलब होता है आपस में भाव एक तरीके से, तो ये भी नहीं हो सकता। पैथोलॉजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों ईडियम है ईगल आई। ईगल आई की अगर बात करें
तो इसका मतलब साथियों आपसे पूछा जा रहा, कहते नहीं भाई मेरी नजर तो चील की निगाह है, ठीक है, कहते ना चील की निगाह है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं होता है चौकन्ना, और जिसकी चील की निगाह होती है वो चौकन्ना ही तो रहता है, तो चौकन्ना रहना यानी कि ईगल आई इसको कह सकते हैं। तो एन फुल ऑफ क्यूरियोसिटी नहीं, एन आई विद शार्प व्यूजल, बिल्कुल चौकन्ना यानी कि शार्प विजुअल पावर उसके पास है, तो मैं कहूंगा कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। देखिए रिलेट करना सीखिए, ठीक है, फ्रेंडशिप इंक्रीज हैप्पीनेस एंड अब यहां पर आपको बताना माइजरी से साथों पहले क्या आ सकता है, डिमिनिशेस आ जाएगा, डिटरमाइंस आ जाएगा, डिस्टिंग्विशेस आ जाएगा या डेलीगेट्स आ जाएगा, मुझे बताइए। तो अगर यहां पर साथियों बात करें, देखिए यहां पर अगर बात करें जो फ्रेंडशिप होती है ना ये बढ़ाती है हैप्पीनेस को, और माइजरी की अगर बात करें इसका मतलब क्या होता है, मतलब दुखी वगैरह ऐसे करके होती, तो इसको कम करती है। अब इसको कम करती है ना तो डिमिनिशेस आना चाहिए, यानी कि इसको खत्म करती है, कम करती है माइजरी को, और हैप्पीनेस को इंक्रीज करती है, तो आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए डेलिब्रेट की अगर बात करें, इसका सिनोनिम आपको बताने के डेलिब्रेट का सिनोनिम क्या हो जाएगा। डेलिब्रेट का मतलब साथियों क्या होता है, डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर। क्या इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है जानबूझकर। तो इसका सिनोनिम यानी कि एक ऐसा वर्ड आपको बताना है कि जिसका मतलब होता है जानबूझकर, मुझे बताइए। चलिए देखिए डिजास्टरस का मतलब क्या होता है, विनाश होता है, तो ये तो इसका सिनोनिम हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर अनप्लान्ड की अगर बात करें, जिसके प्लान का मतलब हो जाए भाई योजना तरीके से, और अनप्लान्ड का मतलब हो जाएगा मतलब योजना तरीके से नहीं, प्लान्ड का मतलब क्या हो जाएगा, योजना तरीके से। एक्सीडेंटल की अगर बात करते हैं साथों, एक्सीडेंटल की अगर देखिए एक्सीडेंटल की अगर बात करें ना, तो ये तो अचानक हम लोग कह सकते हैं कि भाई आकस्मिक हो गया, अचानक से हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता है। प्लान्ड की अगर बात करें यानी कि योजना तरीके से आपने कोई काम किया है या आपने कोई काम जानकर किया है, तो कहीं ना कहीं डेलिब्रेट का सिनोनिम जो बैठ रहा है वो प्लान्ड बैठ रहा है, इसलिए यही आपका क्या होगा, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों यहां पर अगर बात करें, ही वाज टू टाइड फॉर वॉकिंग एनीमोर। अब यहां पर अगर बात करें टू टाइड फॉर, ठीक है, वॉकिंग, इसके नीचे अंडरलाइन है, आपको बताने कि यहां पर आएगा क्या। अगर ये गलत है तो बताइए, अगर गलत नहीं है तो इस वाले ऑप्शन को साथियों चूज कीजिए। चलिए देखिए यहां पर साथियों वी वाज टू टाइड आना चाहिए, क्या साथियों, वी वाज टाइड टू वॉक आना चाहिए, वॉकिंग नहीं। तो टू टाइड फॉर वॉक कहां पर लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ टू टाइड टू वॉक। तो कुल मिला के आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए दिस इज द फाइनेस्ट क्लॉक दैट आई हैव एवर सीन, या प्योरेस्ट आएगा या टेस्टेस्ट आएगा या शार्पेस्ट आएगा, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों यहां पर अगर बात करें, देखिए दिस इज द फाइनेस्ट क्लॉक दैट आई हैव एवर सीन, यानी कि फाइनेस्ट यहां पर आना चाहिए, राइट आंसर आपका ए के साथ। अब यहां पर भी साथियों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके सामने आपसे पूछा जा रहा है कि डिसीज दैट स्प्रेड्स बाय फिजिकल टच एंड कांटेक्ट, यानी कि फिजिकल टच एंड कांटेक्ट में आने पर जो डिसीज होती है उनको एक तरीके से कैसे डिसीज कहा जाता है, तो उनको तो साथियों संक्रामक बीमारियां कहा जाता है। तो मैं कहूंगा साथियों यहां पर संक्रामक का इंग्लिश मीनिंग कौन सा है, तो कंटेजियस है, इसलिए कंटेजियस ही आपका यहां पर क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से किस वर्ड की स्पेलिंग गलत है, मुझे बताइए। साथियों देखिए ये आपके लिए एसएससी एमटीएस की डेली क्लास होती है, और डेली क्लास में जीएस के क्वेश्चन होते हैं जैसे आपके एग्जाम में आ रहे होते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन और मैथ के क्वेश्चन, पूरे 25 क्वेश्चन यहां होते हैं और 25 क्वेश्चन यहां होते हैं, क्योंकि आपके लिए इस बार जीएस और इंग्लिश को करना बहुत जरूरी है, यानी कि इसमें जितना अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे ना उतना ही आपके लिए बढ़िया होगा, क्योंकि मेरिट जो बनेगी वो इन्हीं दो सब्जेक्ट पर बनेगी, बाकी रीजनिंग मैथ तो साथियों क्वालिफाइड रहेंगे। ठीक है ना, तो मैं साथियों डेली क्लास आपको कराता हूं, तो अभी तक अगर आपकी शिफ्ट में कुछ दिन है, 2 दिन है, 3 दिन है, 4 दिन है, या कल आपकी शिफ्ट है, तो जितनी भी साथियों क्लासेस मेरी हैं उनको देखिएगा आप सभी लोग, और जितनी क्लासेस आने वाले दिनों में आएंगी उनको साथियों देखकर अपने एग्जाम को देखने चलाएंगे, देखकर जाएंगे, यानी कि मैक्सिमम पोर्शन आप देखेंगे साथियों आपके एग्जाम का यहीं से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत आपको यहां पर लग रही है, मुझे बताइए। देखिए फास्टन की अगर बात करें, इसको सबसे पहले मैं हटा देता हूं। देखिए यहां पर है साथियों फास्टन, फास्टन का मतलब होता है बांधना, किसी भी चीज को बांधना, तो इसकी स्पेलिंग तो बिल्कुल मुझे सही लग रही है, बांधना हो जाएगा। यहां पर साथियों बिजनेस लिखा है ना, ये तो बिजनेस ऐसे थोड़ी ना लिखा जाता है साथियों, बिजनेस का कैसे लिखा जाता है। ठीक है, बिजनेस की अगर बात करें, ये तो बिजनेस लिखा हुआ है, बिजनेस लिखा जाता है साथियों BUSI डबल, ठीक है BUSI, क्या साथियों
BUSINESS होना चाहिए था। ठीक है, क्या होना चाहिए था साथियों? BUSINESS होना चाहिए था। तो कुल मिला के ये भी आप लोग चीज ध्यान रखेंगे। खैर, तो कुल मिला के इसकी स्पेलिंग गलत है तो यही आपका राइट आंसर। उसके अलावा अगर बात करें साथियों यहाँ पर प्लंज की, तो यहाँ इसका मतलब होता है डुबकी लगाना। क्या इसका मतलब होता है? डुबकी। और इवॉल्व की अगर बात करते इसका मतलब होता है साथियों डेवलप होना। क्या? डेवलप होना। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, इन इमेजिनरी प्लेस वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट, यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर सब कुछ ओके है, सब कुछ साथियों सही है, उसको क्या कहा जाएगा? उसको साथियों आर्केडिया कहा जाएगा। यानी कि देहाती, इसको तो देहाती कहते हैं, उसको देहाती थोड़ी ना साथियों कहा जाएगा। उसको क्या? इलिसियम कहा जाएगा। ठीक है, यानी कि आनंद धाम इसको कह सकते हैं, आनंद धाम उसको कहा जाएगा। ठीक है, गलत लिखा है आनंद धाम, आनंद धाम कहा जाएगा। तो मैं कहूंगा आनंद धाम भी नहीं, उसको यूटोपिया कहा जाएगा। बिल्कुल साथियों, उसको यूटोपिया कहा जाएगा, क्योंकि यूटोपिया का मतलब होता है आदर्श लोक। क्या इसका मतलब होता है साथियों? आदर्श लोक मतलब होता है। आनंद धाम नहीं कहा जाएगा। राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग, यानी कि कुछ करने के लिए नेचुरल स्किल को आपको करना, तो उसको क्या कहा जाता है साथियों? सेंस। सेंस मतलब होता है समझ, तो सेंस आपका आंसर नहीं हो सकता। उसके अलावा पैशन भी आपका आंसर, क्योंकि पैशन का मतलब होता है उत्साह। नेक की अगर बात करें, नेक आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना? तो कुल मिला के साथियों आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि नेक का मतलब कहीं ना कहीं आदत होता है। और जो आप कुछ कर रहे हो उसमें जो आप अगर अपना नेचुरल स्किल दे रहे हो, तो वो कुल मिला के कहीं ना कहीं आदत ही कहलाई जाएगी। और अवेयरनेस का मतलब जानकारी वगैरह होता है। तो कुल मिला के आंसर बचा तो ऑप्शन नंबर सी, तो यही आपका क्या होगा? वही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पर्सन हु इन्वेस्टिगेट्स एंड सॉल्व क्राइम, यानी कि इन्वेस्टिगेट्स करता है पर्सन और सॉल्व करता है क्राइम को, तो उसको साथियों क्या कहा जाता है? उसको तो साथियों डिटेक्टिव कहा जाता है। उसको डिटेक्टिव कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उसको साथियों डिटेक्टिव कहा जाएगा, क्योंकि इन्वेंटर का मतलब होता है आविष्कारक। क्या? इन्वेंटर का मतलब क्या होता है साथियों? आविष्कारक में होता है। एक्सप्लोरर की अगर बात करें, इसका मतलब जो चीज कोई खोजता है ना, तो खोजने वाले को कहते हैं। क्या? खोजने वाले को कहते हैं साथियों। ठीक है, जो खोज वगैरह करता है। और इन्विजिलेटर की अगर बात करें, तो इसको साथियों निरीक्षक कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको साथियों निरीक्षक कहेंगे। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो कुल मिला के साथियों डिटेक्टिव का मतलब क्या होता है? जासूस होता है, और जासूस ही उसको कहा जाता है। अगला सवाल है, एंटोनिम आपको बताना है मोनोटोनस का। तो मोनोटोनस की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है साथियों? देखिए, इसको हम लोग उबाऊ भी कह सकते हैं। इसको हम लोग उबाऊ भी कह सकते हैं, मतलब हमेशा हमेशा जो एक सा रहता है उसको उबाऊ कह सकते हैं, उसको मोनोटोनस कह सकते हैं। तो इसका एंटोनिम क्या होगा साथियों? वेराइड, मतलब तरह तरह का, चेंजिंग, ठीक है, या एलेबोरेट, या साथियों चेयरफुल, मुझे बताइए। चलिए, तो मैं कहूंगा वेराइड आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि अब आपको बताना है कि सिनोनिम यहाँ पर बताना है रिलायबल का। तो रिलायबल की अगर बात करें, इसका मतलब साथियों भरोसेमंद होता है। क्या? इसका मतलब होता है भरोसेमंद। और भरोसेमंद कौन हो सकता है? ट्रस्टेड हो सकता है। ठीक है, या इंटेलिजेंट जरूर थोड़ी ना भरोसेमंद हो। या फॉर्चुनेट हो सकता है। फॉर्चुनेट का मतलब क्या होता है? भाग्यशाली। तो भाग्यशाली भी साथियों नहीं हो सकता। वेल्दी मतलब क्या होता है? धनी। तो धनी थोड़ी ना जरूरी थोड़ी भरोसेमंद होगा, लेकिन ट्रस्टेड जो है वो भरोसेमंद हो सकता है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि आशा हैज प्रोड्यूस्ड द हाउस ब्यूटीफुल्ली फॉर द पार्टी। या प्लान्ड आएगा, या डेकोरेटेड आएगा, या इंप्रूव्ड आएगा। देखिए, मेरा मानना है यहाँ पर डेकोरेटेड आना चाहिए। क्या आना चाहिए? यहाँ पर डेकोरेटेड वर्ड आना चाहिए। डेकोरेटेड आंसर आएगा, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि आशा हैज डेकोरेटेड हाउस ब्यूटीफुली फॉर द पार्टी। पार्टी के लिए उसने बहुत अच्छा घर को सजाया है। डेकोरेट मतलब सजाया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देयर डॉग। क्या? अब यहाँ पर सेगमेंट है साथियों। देयर डॉग एक सेगमेंट हो गया, मोर बेटर एक सेगमेंट हो गया। ठीक है, और यहां पर आपका एक सेगमेंट हो गया। यहां पर आपको बताना है दिक्कत कहां पर लग रही है साथियों, मुझे बताइए। देखिए, देयर डॉग इज मोर बेटर ट्रेंड देन आवर डॉग। तो यहां पर साथियों मोर बेटर नहीं आना चाहिए था, इसकी जगह पर सिर्फ बेटर आना चाहिए था। मोर को हटा दीजिए, तो आपका ये पूरा सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मैं कहूंगा कि आंसर यहां पर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो अब यहाँ पर साथियों आपके सामने से रीजनिंग के क्वेश्चन गुजरेंगे कि रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन लिए जैसे आपके एग्जाम में साथियों क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो रीजनिंग का पहला सवाल यहाँ पर है कि ए बी सी डी ये कैरम खेल रहे हैं और ये 4 व्यक्ति हैं। कैरम साथियों हमने यहाँ पर बना लिया और कह रहे हैं कि ए सी के बाईं ओर बैठा है। मान लीजिए साथियों
ठीक है, सी को कहीं पर भी बैठा लो, मान लीजिए सी को यहाँ पर बैठा लो, सी के बाईं और बगल में बैठा है साथियों कौन, ए बैठा है, ये ए यहाँ आ गया, कहने के बी के दाईं और ठीक बगल में बैठा है डी, तो बी मान लीजिए अगर हम यहाँ पर बैठा लेंगे तभी तो बी का दाएं ये हो पाएगा और यहाँ पर डी बैठ पाएगा। तो कहने के साथियों कौन सा ए की सही स्थिति को दर्शाता है, क्या ए डी के सामने, डी के सामने तो सी है, क्या सी के सामने, सी के सामने डी है, गलत हो जाएगा, बी के सामने ए है, मैं कहूंगा बिल्कुल ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें आपको साथियों दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, यानी कि अगर साथियों मान लीजिए, क्या मान लीजिए यहाँ पर एक दर्पण रख दिया जाए, यहाँ पर एक दर्पण रख दिया जाए तो कैसे कैसे साथियों ये चीजें दिखेंगी। देखिए सबसे पहले एक यहाँ पर आ जाएगा और एक कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है, 3 की अगर बात करें कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, बी ऐसे आ जाएगा, डी ऐसे आ जाएगा और एच ऐसे आ जाएगा और एफ ऐसे आ जाएगा। तो आपको बताने कि ऐसा आपको कौन से ऑप्शन में साथियों देखने को लग रहा है, मुझे बताइए फटाफट साथियों। ऐसा ऑप्शन नंबर सी में देखने को लग रहा है तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि तलवार का शस्त्र से वही संबंध है जो नेकलेस का किससे है। तलवार एक शस्त्र है, नेकलेस क्या है, एक सुनार है, नहीं गर्दन, नहीं साथियों नेकलेस एक आभूषण है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब यहाँ पर क्या होगा। कह रहे हैं कि 129 को जैसे तैसे करके 216 लिखा जा सकता है तो उसी प्रकार 165 को क्या लिखा जा सकता है बताइए। देखिए अगर 129 में हम कितने बढ़ा दें, मेरा मानना है साथियों 129 में अगर 87 प्लस कर देते हैं तो हमें 216 मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी अगर 87 आप प्लस करेंगे तो 7 5 12 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 6 6 12 13 14 15 15 का 5 और एक लगे यानी कि 265 आ जाएगा। क्या 252 के ऑप्शन में है, मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए वाले में है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, यहां पर देखिए इस सवाल को और मुझे बताइए कि DAENGER को EDSHHW लिखा जाता है, उसी प्रकार इस PD को साथियों क्या लिखा जा सकता है मुझे बताइए। देखिए ठीक है, यहां पर अगर बात करें डी में साथियों एक बड़ा, कितना बड़ा, एक बड़ा, ठीक है, और ये ए से डी हुआ है कितना बड़ा साथियों, 3 बड़ा, ठीक है, 3 बड़ा, और इन से साथियों एस हुआ यहाँ पर तो खासा बढ़ गया साथियों 5 बढ़ गया। और उसके बाद साथियों जी से यहाँ पर क्या हुआ है, जी से एच हुआ है तो कितना बढ़ा, यानी कि 7 से 8 हुआ है तो 1 बढ़ा है। और यहाँ पर ई से एच हुआ है तो कितना बढ़ा है साथियों 3 बढ़ा है। और फिर यहाँ पर आर से डब्ल्यू हुआ है कितना बढ़ा है, 5 बढ़ा है। तो यही चीजें आपको इसमें बढ़ाना है, यानी कि अगर एस होता है 19 पर, 19 में 1 जोड़ेंगे तो साथियों टी आएगा, और पी होता है 16 पर, यहाँ पर 3 जोड़ेंगे तो साथियों एस आ जाएगा, यानी कि टी एस कहाँ लिखा है, सभी ऑप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, एक काम करो साथियों, एक काम करो कि y में यहाँ पर कितने जोड़े, y में 5 जोड़ दो, तो जब y में 5 जोड़ोगे 24 आ जाएगा। 24 पर क्या होता है साथियों, अच्छा सॉरी y 25 पर होता है, जब इसमें 5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा साथियों, z 1 आपका हो गया। ठीक है, Z A B C D यानी कि D आ जाएगा। D कौन से ऑप्शन में, एक तो इस वाले में, एक आपके इस वाले में। तो आप एक काम करो, पता क्या काम, आप इसको देखो तीसरे वाले को, यानी कि E में साथियों कितना जुड़ना है, E में 5 जुड़ना है, तो E में 5 जोड़ेंगे साथियों तो J आ जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, जिसमें J होगा। और J किस में ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में, इसमें J नहीं है। तो मैं कहूंगा कि आपकी समझ में आ चुका होगा बहुत अच्छे तरीके से। अब अगले नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन को देखिए और मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन तो बहुत शानदार है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। कह रहे कि 6 लोग हैं, KLMNOP, कितने लोग हैं साथियों, 6 लोग यहाँ पर बतलाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद कहा गया कि षटकोणीय आकृति वाले मैदान में बैठे हुए, षटकोणीय आकृति अगर बात करें तो कुछ ऐसे साथियों षटकोणीय आकृति आपकी जो है वो बन जाएगी, षटकोणीय आकृति बन, लेकिन ये नहीं कि आवश्यक इसी क्रम में हो, गलत है ये। ठीक है, मतलब ऐसे इसी क्रम में नहीं है। उसके बाद कहने के L या M के बगल में K नहीं बैठा है, M या O के बगल में N नहीं बैठा है, L M के बगल में बैठा है। तो साथियों मान लीजिए अगर हम L यहाँ पर बैठा दे, कहीं पर बैठा लो, और M को अगर यहाँ बैठा दे, क्योंकि कहा गया है कि L जो है ना ये M के बगल में बैठा है। ठीक है, अच्छा M यहाँ पर भी बैठ सकता था, अभी पहले हम यहाँ पर अगर बैठाते, अगर आंसर आ जाता है तो ठीक, नहीं आता है तो यहाँ पर बैठा लेंगे। उसके बाद कह रहे हैं M और N के बीच में P बैठा है, तो M और N के बीच में कौन बैठा है साथियों, P बैठा है। अब शुरू से आ जाइए, कह रहे L या M के बगल में K नहीं बैठा है, तो L या M के बगल में K नहीं बैठा है, K यहाँ पर नहीं बैठेगा, यानी कि K यहाँ पर बैठेगा, तो L M P N K बचा गया O यहाँ पर आ जाएगा। तो कहने के घड़ी की दिशा में लोगों के बैठने की स्थिति का क्रम क्या है। तो अगर हम L से शुरुआत करें तो L M P N
KO, ये ऑप्शन आपको कहां पर दिख रहा है साथियों? LM, ये तो N हो जाएगा, गलत हो जाएगा, LMN, LMPNKO, ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कर्म, यानी कि ये आपका राइट आंसर हो, तो आपका सही जवाब है, जिनका आंसर यहाँ पर बी था, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर देखिए कि BUMPS को, BUMP को NOST लिखा जाता है, तो PICK को क्या लिखा जा सकता है बताइए। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें, देखिए ये P से N हुआ है, U से O हुआ है, M से S हुआ है, P से D हो, तो थोड़ा समझ में नहीं आया। अगर इसको मैं ऐसे कर दें कि B से D हुआ है 2 बड़ा है, U से S हुआ है 2 बड़ा है, M से O हुआ है 2 बड़ा है, P से N हुआ है साथियों, यहाँ पर एक तरीके से 2 घटा है, ठीक है। सम अच्छा, एक में 2 बढ़ रहा है, एक में 2 घट रहा है। अब जैसे कि B से D हुआ है तो जाहिर सी बात है 2 घटा है, U से S हुआ है जाहिर सी बात है 2 घटा है, ठीक है। M से O हुआ है 2 बड़ा है, P से N हुआ है 2 घटा, यानी कि 2 बड़ा 2 घटा, 2 बड़ा 2 घटा, ऐसे करना है। तो इसमें जब 2 साथियों क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें अगर साथियों यहाँ से अगर 1 2 3 4, इसमें सबसे पहले अगर हम 2 बढ़ाते हैं तो क्या आ जाएगा? R आ जाएगा, R आ जाएगा ना, और इसमें 2 घटाते हैं तो क्या आ जाएगा साथियों? G आ जाएगा। तो GR कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए वाले में और किसी में नहीं है, इसलिए यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए भाई, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 किसी ना किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है, और उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो असंगत है, ये आपको बताना है साथियों। देखिए यहां पर अगर बात करें, H होता है 8 पर, F होता है 6 पर, T होता है 4 पर, ये 26 पर, Z 26 पर। उसी प्रकार यहां पर अगर बात करें, C 3 पर, A 1 पर, Y 26 पर, और U 23 पर, और ये 21 पर। इसकी अगर बात करते हैं साथियों, M आपका 15 पर, O 13 पर हो जाएगा, K 11 पर हो जाएगा, I 9 पर हो जाएगा, G 7 पर हो जाएगा। अगर इसकी साथियों बात करें तो T 20 पर हो जाएगा, R 18 पर हो जाएगा, P 16 पर हो जाएगा, ठीक है, P 16 पर हो जाएगा, N 14 पर हो जाएगा, और L आपका 12 पर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप साथियों देखिए, यहाँ पर अगर बात करते देखिए साथियों, 2 घटा 2 घटा 2 घटा 2 घटा, 2 घटाया 2 घटाया 2 घटाया 2 घटाया 2 घटाया, ठीक है ना, और फिर से इसमें क्या 2 घटा दिया गया है साथियों? बिल्कुल साथियों 2 घटा दिया गया है, यानी कि A से, इसमें तो मुझे 1 घटा हुआ लग रहा है भाई। अच्छा, यहाँ पर गलत लिख दिया मैंने, ये Y को 25 पर होता है, बिल्कुल साथियों 2 घटाया 2 घटाया 2 घटाया, यहाँ पर 2 घटा, यहाँ पर 2 घटा, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं घटा साथियों, ज्यादा घटा। मैं कहूंगा ये वाला सबसे अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं साथियों, इस क्वेश्चन को आप देखिए और मुझे बताइए कि आपका जो सही जवाब है ना वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा। फटाफट साथियों आप लोग बता दीजिए। यहाँ पर अगर साथियों आप लोग बहुत ध्यान से देखें क्या चीज कही जा रही है। यहाँ पर साथियों आरेख में, इसको हटा देता हूँ, आरेख में जो वृत्त है ना, वृत्त साथियों ये वृत्त है जो ना, ये साथियों सैनिकों को दर्शाता है। किसको दर्शा रहा है? ये आपका सैनिकों को दर्शा रहा है। वर्ग की अगर बात करें, यानी कि इसकी अगर बात करें तो ये साथियों भारतीय लोगों को दर्शा रहा है, ठीक है। और त्रिभुज की अगर बात करें, ये साथियों गायकों को दर्शा रहा है। तो विभिन्न खंडों में दी गई उस श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों की संख्या बताई, यानी कि संख्या 5 की श्रेणी को दर्शाती है। संख्या 5 ये है, यानी कि संख्या 5 भारतीय भी है और गायक भी है, लेकिन सैनिक नहीं है। तो क्या आंसर ये होगा? भारतीय गायक है जो सैनिक है, भारतीय गायक है जो सैनिक नहीं साथियों, सैनिक नहीं है, भारतीय गायक है जो सैनिक नहीं। बिल्कुल साथियों भारतीय गायक तो है लेकिन सैनिक नहीं है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यही आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो अब आपके सामने साथियों मैथ के क्वेश्चन यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। कौन से क्वेश्चन? मैथ के क्वेश्चन आपके शुरू हो चुके हैं। तो अगर बात करें, एक दुकानदार 10% और के प्रतिशत की क्रमागत छूट देता है, ग्राहक को 1200 रुपए अंकित मूल्य, ठीक है, वाला सामान 864 रुपए में मिलता है। यानी कि अगर किसी वस्तु की कीमत 1200 रुपए है और अगर वो इस पर 10% की और इतने प्रतिशत की कोई छूट देता है तो वो वस्तु 864 रुपए की हो जाती है। तो कह रहे कि के का मान क्या है, यानी कि के पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई थी? 25% की, 15 की, 20 की या साथियों 80 की आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर 10% की छूट दी जाती है यानी कि उसको 90% में बेचा जाता है। अगर के प्रतिशत की छूट दिया जाए तो इसको हम कह सकते हैं 100 माइनस के। अरे भाई इसको भी तो हमने किया 10% यानी कि 100 माइनस 10, तो इसको भी हम यही करेंगे। बराबर किया जाए, जब छूट दी जाती है तो 864 रुपए की वो चीज साथियों बनती है। अब देखिए इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, इन 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर बचा साथियों 12, 9 गुणा 100 माइनस के और बराबर क्या हो जाएगा? 864 हो जाएगा। इस जीरो से इधर गुणा होगी, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात साथियों आप लोग समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब यहाँ पर अगर साथियों बात करते, अब यहाँ पर अगर बात करें क्या हो सकता है, देखिए
देखिए ये आपका 1200 हो गया, ठीक है। यहाँ पर गुणा आ जाएगा साथियों, ठीक है। यहाँ पर 1200 गुणा 90 है ना, तो यहाँ पर गुणा आ जाएगा। अब अगर साथियों बात करें 12 नीम कितना हो जाएगा आपका, ठीक है। 12 नीम की अगर साथियों बात करते हैं, एक काम करो, 12 पंजे 60, 5 छंग 72, 584, 12 96, 12 नीम 108, तो 108 गुणा 100 माइनस के बराबर 8640। अब अगले स्टेप पे करेंगे 108 इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि ये 108 आ गया, यहाँ पर 100 माइनस के बचाए। इसको अगर कट करें साथियों 12 से करें, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12, ठीक है। 12 नीमा कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। 12 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84 हो जाएगा, 2 बचेगा 24 हो जाएगा, 12 दूना 24, 0 आ जाएगा, 9 अट्ठे 72, यानी कि 80 आ गया। यानी कि अब अगर बात करें साथियों, देखिए 100 माइनस के बराबर 80 हो गया। अब अगर माइनस के बराबर 80 माइनस 100 करें तो साथियों कितना बचेगा, माइनस के बराबर माइनस 20 बचेगा। 0 से 0 साथियों आपका कैंसिल हो जाएगा। जब आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो के बराबर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। आपसे पूछा क्या जा रहा था साथियों, आपसे पूछा के का मान जा रहा था, तो के का मान साथियों 20% आएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है। इस सवाल को बहुत अच्छे तरीके से साथियों आप लोग समझिएगा। दो संख्याएं हैं, यानी कि कुल मिला के 3 संख्याएं हैं, x y z, यानी कि दो संख्याएं जो है ना, ये और ये तीसरी संख्या से, यानी कि पहली संख्या जो है ना, ये तीसरी संख्या से 20% अधिक है। मान लीजिए तीसरी संख्या 100 है, तो पहली संख्या 20% अधिक है, 120 हो जाएगा। दूसरी संख्या 50% अधिक है, 150 हो जाएगा। यानी कि पहली दो संख्याओं का अनुपात क्या है, तो भाई इसका और इसका अनुपात पूछा जा रहा है। 0 से 0 कैंसिल, 4 तिया 12, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15 हो जाएंगे, यानी कि 4:5 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए बताइए सही जवाब क्या होगा। कह रहे कि जब एक सीधे बेलनाकार टैंक से 1541 तेल निकाला जाता है तो उसका स्तर 10 सेंटीमीटर नीचे गिर जाता है। टैंक का व्यास कितना है साथियों, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर बेलन की बात की गई है और आपको भी पता है साथियों, बेलन की जब हम बात करते हैं तो उसका आयतन कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, ठीक है ना। अब पाई आर स्क्वायर एच की अगर बात करें, इसमें एक तरीके से आयतन यहाँ पर कितना बताया गया, तकरीबन 1541 तेल बताया गया है, 1541 तेल, ठीक है। अब 1541 लीटर तेल बताया गया है, लेकिन यहाँ पर अगर बात करते हैं, अगर इसको साथियों किस में हम बदले, ठीक है, इसको हम साथियों अगर साथियों यहाँ पर 1 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में बदले तो ये कितना हो जाएगा, एक तरीके से कहीं ना कहीं 154, एक सेकंड, एक पता क्या दिक्कत है, ये एल लिखा हुआ है तभी मैं कन्फ्यूज, ये एल लिखा हुआ है साथियों, तो 154 लीटर तेल निकाला जाता है। तो मैं कह सकता हूं साथियों, ये इसको ग्राम में अगर बदलें तो साथियों 1000 से हम गुणा करा देंगे, तो ये इसका क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। यानी कि आप देखिए एच पता क्या है, एच ये 10 सेंटीमीटर है और आपसे आर का मान आप निकाल लीजिए, किसका आप मान निकाल लीजिए, आर का मान निकाल लीजिए, फिर उसका डबल आप कर दोगे तो व्यास हो जाएगा, क्योंकि आर का डबल ही तो होता है व्यास। तो 22/7 ये आ गया, पाई आर स्क्वायर ये आ गया, एच कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 ये आ गया और ये सातों 154,000 आ गया। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब अगर बात करें ये 7 की गुणा सातों इससे हो जाएगी, 22 यहाँ पर नीचे आ जाएगा और 10 भी यहाँ पर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर पता क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ साथियों आर स्क्वायर आपके सामने यहाँ पर बचेगा। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए 0 से 0 घटा, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 0 0 हो गया। इसको अगर कट करेंगे साथियों 700 आ जाएगा, यानी कि 700 गुणा 700, 700 गुणा 7 कितना हो जाएगा, 7 7 4900 हो जाएगा। ये आर स्क्वायर है और ये साथियों किसका स्क्वायर होता है, ये 70 का स्क्वायर होता है, यानी कि आर बराबर 70 हो जाएगा। व्यास की अगर बात करते 2r होता है तो ये कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। मैं कहूंगा 140 सेंटर साथियों व्यास निकलेगा और ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए भाई उसके बाद देखिए अगला सवाल है। चलिए यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं, देखिए सवाल को, अगर सवाल की अगर बात करें, कह रहे कि 3 व्यक्ति एक साथ सुबह की सैर पर निकलते, बहुत बढ़िया, उसके द्वारा चले गए कदमों की माप क्रमशः 70 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर है। प्रत्येक के द्वारा कितनी न्यूनतम दूरी तय की जानी चाहिए जिसे वे सभी अपने पूर्ण कदमों में तय कर सके, ठीक है ना। तो ये बात साथियों यहाँ पर आपसे कही गई है। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए आपको साथियों एलसीएम निकालना है इन संख्याओं का, 70 का, 75 का और 80 का, और सबको क्या कर देना, आपस में गुणा कर देना। 2 से कट करेंगे 35 आ जाएगा, नहीं कट होगा तो 75 ही लिखो, यहाँ पर साथियों 40 आ जाएगा। 2 से कट करेंगे 35 का 35 रहेगा, 75 का 75 रहेगा, ठीक है ना।
75 का 75 रहेगा और यहाँ पर 20 आ जाएगा। फिर से अगर कट करेंगे 35 का 35 रहेगा, 75 का 75 रहेगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। और फिर से 2 से कट करेंगे 35 का 35, 75 का 75, यहाँ पर 5 आ गया। अब साथियों 3 से कट करें ना, 3 से करें बिल्कुल ठीक है, ये नहीं कट होगा, इतना आ जाएगा ठीक है। 3 एकम 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा। अब अगर 5 से कट करें 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। अब एक बार 5 से कट होगा और एक बार 7 से कट होगा। बस आपको साथियों इन सब की गुणा करा देना है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 ठीक है, 16 तियां 48 हो जाएगा। 48 गुणा आपका 7 पंजे 35, 35 पंजे कितने होते हैं साथियों जरा देखिए आप, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 तियां 15, 17 यानी कि 175 हो जाएगा। तो अगर साथियों इन दोनों की मैं गुणा कराऊं, किसकी 175 की और 175 की और 48 की गुणा कराऊं तो 8400 आता है। तो 8400 सेंटीमीटर ये आपका क्या होगा साथियों, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है। तो यहां पर अगर बात करें अब साथियों सिंप्लीफिकेशन का, क्या साथियों सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा सा छोटा मैंने कर लिया यहाँ पर और इसको मैंने यहाँ पर लगा लिया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे साथियों, इसको हम लोग एक बार सॉल्व करेंगे ठीक है। चलिए क्या है साथियों यहाँ पर ठीक है, देखिए सबसे पहले इसको ऐसा करें, सॉल्व कर लें, बिल्कुल इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, 2 तियां 6, 2 तियां 6 और 4 एकम 4 और 8 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, 2/4 आ जाएगा, 1/4 सॉरी ये 2/8 आ जाएगा, फिर 1/4 आ जाएगा, यानी कि इसकी जगह पर क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। इतनी बात साथियों क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। और 1/4 आ गया और अब ब्रैकेट साथियों खुल जाएगा। इस 2 को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ ठीक है। 1/2 आ गया प्लस 1/4 आ गया प्लस 1/6 आ गया। अब एक काम करो साथियों, यहाँ पर मैं आपको 1/4 है ना ये, और भाग का निशान लगाए तो भाग को गुणा में बदल दो और 1/4 की जगह 4/1 कर दो। ये रूल होता है साथियों, ये आप सवाल को आसान करने के लिए ये कर सकते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा, अब इसको साथियों आप कट कर सकते हैं, 2 दूना 4, 2 तियां 6 हो जाएगा, यानी कि 1/2 प्लस 1/4 प्लस ये क्या हो गया, ये अच्छा 2/3 हो गया। तो इतनी बात साथियों आपको समझ में आ गई ठीक है ना, इतनी बात साथियों आपको समझ में आ गई। 1/2, 1/4, 2/3 और इधर क्या चल रहा था साथ में, इधर साथियों -2 चल रहा था। अब इसको अगर साथियों हम कट करें तो कैसे कट, देखिए अगर नीचे हम साथियों 2, 4, 3 एक ऐसा नंबर जो इन सबके पहाड़े में आएगा साथियों, 12 ले लेते हैं ठीक है, 12 ले लेते तो साथियों 2 छंग 12 यानी कि 6 आना चाहिए और 6 कम 6, 6 आ गया यहाँ पर। अब 4 तियां 12 तो 4 तियां 12 साथियों 3 आ जाएगा, 3 चौक 12, 4 और गुणा 2 ये वाला 4 दूना 8 हो जाएगा। तो इतनी बात साथियों आपको समझ में आ गई और ब्रैकेट में इधर को साथियों -2 चल ही रहा है। अब इसको अगर कट करें साथियों कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगी, 17 यानी कि 17/12 हो गया ठीक है, और -2 हो गया। अब अगला स्टेप की अगर बात करें 12 दूना 24 -17/12 आ गया। इसको साथियों अगर कट करो तो 4 3 7 हो जाएगा, यानी कि 7/12 जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7/12 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी वाले में है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर और ये आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। यानी कि 8 पेन और 14 पेंसिल का मूल्य 12 पेन और 5 पेंसिल के मूल्य के बराबर है। 1 पेन का मूल्य और 1 पेंसिल का मूल्य का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा एक काम करिए साथियों, मान लीजिए पेन को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और पेंसिल को हम क्या मान लेते हैं साथियों, y मान लेते हैं ठीक है। कहा गया है कि 8 पेन और 14 पेंसिल यानी कि 8 पेन बोले तो 8x, अरे भाई पेन को हमने x माना है ना, तो 8x प्लस 14 पेंसिल यानी कि 14y, इनका मूल्य ठीक, इनका मूल्य और इनका मूल्य बराबर है। तो 14 पेन यानी कि सॉरी 12 पेन यानी कि 12x प्लस 5 पेंसिल यानी कि 5y, इनका मूल्य बराबर है। ये दोनों हमने बराबर कर दिया। अब देखिए 12x ये बराबर के इधर है, ये बराबर के उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा ठीक है ना। अब यहाँ पर 14y है, ये 5y बराबर के उधर है, इधर आएगा साथियों माइनस का हो जाएगा। ये बचेगा साथियों 4x और ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 9y। तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों 4x ऐसे भी लिख सकते हैं, 4x बराबर 9y। अब यहाँ पर देखिए x बटे y ये इधर आ गया बराबर 9/4 हो गया। तो मैं कह सकता हूँ 9:4 इसका क्या निकलेगा, अनुपात निकलेगा, जो कौन से ऑप्शन में है, जो ऑप्शन नंबर सी वाले है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी आपको ये क्लास, एक बार
कमेंट सेक्शन में आप लोग साथियों जरूर बताएंगे। इस वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को साथियों शेयर करके जाएंगे और चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। और जिस पीडीएफ का साथियों मैंने जिक्र किया था एसएससी एमटीएस 2024 की, देखिए परीक्षा से तुरंत पहले ये आपके लिए तैयार की गई है। मेरा मानना है अगर इस पूरी पीडीएफ को आप लगा लेंगे तो आपका 65 से 70% तो पेपर साथियों इन्हीं दो पीडीएफ से फंस जाएगा। दोनों पीडीएफ आपको सिर्फ 45 रुपए में दी जा रही हैं। डिस्क्रिप्शन में साथियों उसका लिंक है एसएससी एमटीएस पीडीएफ करके, उस पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर साथियों 45 का पेमेंट करके आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एसएससी एमटीएस प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके सामने ओपन हो जाएंगी जो बिल्कुल निशुल्क है। अगर उनको लगा लेंगे और ये पीडीएफ लेके इसको सरसरी निगाहों से पढ़ लेंगे, भले आपका पेपर कल परसों है, एक आध दिन अगर कुछ और दिन है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये दो काम कर लीजिएगा साथियों, मेरा मानना है कि आपको एग्जाम में हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।